चलिए नाउ आगे लेट्स मूव। अब ऑडिट, हमेशा से ऑडिट पिंक ही रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट ऑडिटिंग। नाउ सब्जेक्ट का नाम, इसके लिए कॉपी अलग बना लेना, क्योंकि फाइनली ये कॉपी ही पूरे इंडिया में चलती है पढ़ने के लिए, क्योंकि आखिरी में किसी से समेटा नहीं जाता तो वो आपसे कॉपियां मांगेंगे। और आप भी इतने जेनरस होते हैं हमारे लड़के तो, कि एक मुस्कुराहट पे लड़कियों को कॉपी भी दे देते हैं, और नहीं होती तो दूसरी लड़की की कॉपी से कॉपी करवा के उसको कॉपी देते हैं। बहुत बड़ा सेवक। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये कॉपी ही आपका पहला और अंतिम सहारा रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इसलिए कृपया कॉपी बिल्कुल तैयार रखें और कृपा करके किसी को ना दें तो अच्छा है। चलिए, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का कंप्लीट सब्जेक्ट है और 30 मार्क्स के आपको आएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 14 मार्क्स के आपको आएंगे ट्रू एंड फॉल्स। और उसके बाद कितने बचे, 56 मार्क्स के आपको आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। बेटा सो करना है रे पूरा, क्यों परेशान हो रही है। तो ये ओवरऑल आपका, और अभी रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में जो लोग इस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं उनके मार्क्स आते हैं 18, 23, 24, 29। उसके अगेंस्ट उनके मार्क्स आते हैं एफएमई को 75, 76, एडवांस 78। उसमें एक टाट का पेबंद ये लगा होता है और उन्हें फिर से एग्जाम देनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विवेक पर देखें कि आपको इसे समय देना है या नहीं देना है। तो आप ये ध्यान रखें, ये भयंकर प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है, अपने आप में भयंकर टिपिकल सब्जेक्ट है, जिसको समझना अगेन आसान है लेकिन लिखना बहुत मुश्किल। सो गर्दन हिलाने की बजाय अगर आप टेस्ट में सही आंसर लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है, never ever you have any experience of this subject, it's altogether new subject, you haven't even heard about this। बीकॉम में जो दे रहे हो वो अलग है, वो तो कोई ऑडिट भी नहीं है। बट दिस इज 100 मार्क्स इन इंटरमीडिएट एंड सेम 100 मार्क्स इन फाइनल। और अगर आपने इसकी फाउंडेशन यहां तैयार नहीं की इधर, तो फिर आप फाइनल के वो 100 मार्क्स तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो एडवांस्ड ऑडिटिंग है, ये ऑडिटिंग इन एश्योरेंस। सो प्लीज, न्यू कोर्स में और जहरीला होके आया है फाइनल में ये, तो आपको यहीं से इसको पकड़ के चलना पड़ेगा। और ये वो सब्जेक्ट है जो आपके अगले फरवरी, मार्च, अप्रैल से जो आपकी लाइफ शुरू होने वाली है आर्टिकलशिप की, उसका फाउंडेशन यही है।
और यही काम आपको वहां करना है अब 2 साल पूरे। तो यू नीड टू, जो भी ऑफिस में करना है यही करना है। पर अब विडंबना ये है कि ना आपने ऑफिस का मुंह देखा है, ना आपने बॉस को देखा है, और ना आपको ऑडिट का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको लिखना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो देखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, उसे लिखना है। इसलिए ये टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। और फेल कराने वालों में अगर सबसे ज्यादा बदनाम कोई सब्जेक्ट है पूरे इंटर में तो वो ये है, और एक वो सागर भैया जो पढ़ाते हैं वो। ये दो मिला करके सबकी घड़ी बिठा देते हैं सेकंड ग्रुप की। जितनी तैयारियां आपकी सेकंड ग्रुप की होती हैं उन सब पे फिनाइल का बेहतरीन पोता लगाने में सक्षम है ये दोनों सब्जेक्ट। आप इन्हें लाइटली लेते जाइए, ये आपको उस दिन बताएंगे कि ये क्या है जिस दिन पेपर होगा। तो अब मुझे, अगर रोज आप घर पर 15 मिनट दे देते हैं तो उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं दे पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एफएम का होमवर्क करोगे, उसके बाद तुम जीएसटी चालू हो जाएगा, फिर तुम्हारा दीपक सर है ही, और फिर कॉस्ट है ही, और फिर अकाउंट्स वाले दादा हैं ही। तो इतने सब में और एडवांस वाले भैया भी हैं, और टैक्स वाले दादा भी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो दड़ियल आपको एएस पढ़ा गया वो भी बीच बीच में फुटकी छोड़ेगा, ये भी कर ले रहे, वो भी कर ले रहे। संभाल के रखना उसको। वैसे ज्यादा देता नहीं होमवर्क को, पर ज्यादा कुछ करे तो बोल देना कि भैया ऑडिट वाले सर ने बोला है। नाउ, सो दिस इज व्हाट, 15 मिनट चाहिए रोज के। इसका भंडारा तो नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ लोग होते हैं कि यार क्या है, बोले 2 दिन ऑडिट ही पढ़ूंगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा। 2 दिन ऑडिट का ओवरडोज ले मत लेना किसी दिन। और जिसको भी नींद आने की समस्या है कि मेरे को नींद नहीं आती, भाई साहब आप ये मॉड्यूल उठाओ, लेटो, ऊपर के पन्ने से नीचे तक भी नहीं आ पाओगे, ऐसी गहरी नींद आएगी आपको कि मजा आ जाएगा। तो देर इज अ स्टेट्यूटरी वार्निंग रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट शुड बी, इस सब्जेक्ट को टेबल और कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ा जाएगा, और वो भी सीधे। अदरवाइज अगर आपने इसको 145 डिग्री पे पढ़ा तो आप पूरे 180 डिग्री पे पाए जाओगे 15 मिनट बाद, और उसके बाद अगले अटेम्प्ट में 360 डिग्री घूम के फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए कृपया ध्यान दें, 15 मिनट पढ़ना है, और जब भी पढ़ना है इसी अवस्था में पढ़ना है। इसको किसी और अवस्था में पढ़ा ही नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है। ये डरा रहा है क्या? मेरा तो थोड़ा बहुत मूड बन रहा था सेकंड ग्रुप देने का, वो भी ये मार डालेगा। मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? आप तो दो सेकंड ग्रुप, क्या दिक्कत है? किस्मत एक ही बार चलती है। चलिए अब आगे। 2 बार चले जरूरी है क्या? उन लोगों के लिए जो किस्मत के भरोसे जाते हैं एग्जाम देने। नाउ, व्हाट इज ऑडिट? चलो यहां से शुरू करते हैं। अभी 7 दिन तो आपको है ना इसके वर्ड पावर डेवलप करने में लग जाएगा। मतलब इसके जो वर्ड है वो डेवलप करने में लग जाएंगे कि यार ये कौन से शब्द हैं जिनसे हमको करना है, और कुल जमा इन शब्दों का ही खेल है। और इस सब्जेक्ट के अंदर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लैंग्वेज हमने मॉड्यूल में दी तुम्हें वही लिखनी पड़ेगी, नहीं तो हम नंबर नहीं देंगे। दूसरी, हाँ वही है, ये सेम एसएम ईआईएस ऑडिट। एक तो सेकंड ग्रुप इतना बलशाली बाहुबली कि इसमें 3 थ्योरी सब्जेक्ट, एक से बढ़ के एक भेरू सब्जेक्ट, तीनों एक साथ डाल दिए। ये और 200 नंबर की थ्योरी जान लेवा है ये। तो वहां तो क्या होता है, एक से छोड़ो तो दूसरा सब्जेक्ट संभाल लेता है। यहाँ तो एक भी पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात सेकंड ग्रुप में ये है कि एक भी पेपर नहीं बिगड़ना चाहिए, और अगर बिगड़ा है तो फिर उधर कोई पेपर भयंकर सुधरना चाहिए ताकि अपने को सेट ऑफ मिल जाए।
आप इसको लाइटली बिल्कुल लेना मत, वहां तो टेका लगाने के लिए है, यहाँ टेका लगाने के लिए बोले मेरा एडवांस अकाउंट बिगड़ गया नमस्ते, उठाओ नहीं होगा तुम्हारे सेकंड ग्रुप से। ये तो यूं ही भिखारी सरी के कटोर लेके खड़े यही एस और एस एम और ऑडिट, इनसे क्या मांगने जाओगे तुम भैया, तुम हमको 60 दे दो। ऑडिट वाला वाला का मुंह देख ले पहले, 60 ले लो। नाउ पार एक्सीलेंट लिखा आपने, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन आपने, मतलब आग लगा दी, तो आपको मिलेंगे 75। एक्सीलेंट लिखा तो आपको मिलेंगे 65। वेरी गुड लिखा तो आपको लिखेंगे 60। गुड लिखा तो 50। अबो एवरेज 50। एवरेज 45। बिलो एवरेज नमस्ते, वापस आओ। लिखा ही नहीं वाला तो कंसेप्ट ही नहीं कि लिखा ही नहीं तो फेल, हाँ, बिलो एवरेज है फेल। डरा रहे हो, बता रहा हूं, तुम डर रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती। तो आपको 15 मिनट दे देंगे हम, तो क्या हमको 60 नंबर आ जाएंगे? ऐसी कोई गारंटी नाट्य एकेडमी ने कभी नहीं दी और कभी भी नहीं देगी। तो फिर क्या मतलब है? 15 मिनट देना मतलब ईमानदारी से 15 मिनट देना, उसके बाद मैं जो डोजेस लिखूंगा यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन में, वो डोजेस टाइमली लेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं इसमें डोज लिखता हूँ कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, अब 7 दिन बाद इसको आपको रिवाइज करना है, तो जो डेट मैंने लिख दी उस पर 7 दिन बाद वो आपको प्रिस्क्रिप्शन 7 दिन बाद लेना पड़ेगा, तो ही वो, आप मेरे हिसाब से चलना। अगर आपको अपनी अक्ल लगानी हो तो कृपया बैच बिल्कुल ज्वाइन न कर। दूसरा डिस्क्लेमर अभी से दे दूं, मेरे सॉफ्टवेयर की फाइल अगर किसी और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे चल रही तो पूरा करप्ट हो जाएगा। या तो पूरा मुझसे पढ़ो या मुझसे बिल्कुल मत पढ़ो, जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो। अगर तुमने मुझसे पढ़ लिया तो तुम किसी और से पढ़ने के लायक नहीं रह जाओगे, ये मैं अभी से बता देता हूँ। और अगर तुमने किसी और के लेक्चर देख लिए तो फिर ये फाइल करप्ट हो जाएगी, ये भी बता देता हूँ। कुछ होशियार चंद डेढ़ छाणे अभी तक अटके हुए हैं सेकंड ग्रुप में, बस इसी कारण से कि वो 25 टीचरों से आप किसी भी एक से पढ़ लो, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इससे पढ़ लो उससे मरने वाले काम है। क्या करें यार, यार भाई देख लो, अभी तो है 3 दिन डेमो तुम्हारा, 27 साल से पढ़ा रहे आदमी का डेमो ले रहे हो, तुम खुद अभी 27 साल के नहीं हुए हो। चलो, ऑडिट क्या है, कहाँ सुना है ऑडिट वर्ड अपन ने? अरे यही कोई सुनने लायक जगह है क्या? तुम दूसरी जगह बताओ। आ, देखो देखो, जब भी आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तुम ऐसे ट्रेलर मत दो यार मेरे को जवाब की कि मेरी क्वेश्चन पूछने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ऑडिट कहाँ पढ़ा बोले एआईएस में? ऑडिट हमने देखा हुआ है, ऑडिट वर्ड जो हमारा है वो हमने बहुत अच्छे से जिसको कहना चाहिए देखा हुआ है और समझा हुआ है कि कहीं भी एक वर्ड लिखा होता है और वो लिखा रहता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब इस ऑडिट वर्ड का कोई ना कोई लेना देना इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, statement of changes in equity if applicable, statement of cash flow, notes to the accounts and significant accounting policies। है ना? अब मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, यहीं क्लियर कर दूं फंडा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होकर जाती है शेयर होल्डर्स को, क्या उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा? बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। तो पहली बात क्लियर कर लेना कि पहला ट्रू एंड फॉल्स अपने पास आ गया है। नहीं, ट्रू एंड फॉल्स का साइन अलग है। टीएफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नॉट
financial statement. It may be part of financial statement, but it is nowhere counted as फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या ट्रू फॉल्स में आ जाता है कई बार कि साहब बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंस ना ना ना, ये मेरी कॉपी भयंकर इंपॉर्टेंट है और इसकी सुरक्षा करना आपका दायित्व है. जैसे जैसे कॉपी भरती जाएगी उतनी ज्यादा ये चुराने लायक होती जाएगी. तो कृपया, और आखिरी में कंप्लेंट आती है कि सर मेरी कॉपी नहीं मिल रही, तो जो सबसे अच्छी कॉपी बनाए वो उस कॉपी के हुस्न को छुपा कर रखे, क्योंकि क्या है बहुत डकैत है यहाँ पे. नाउ बोला अपन ने तो बनाई नहीं, इसकी उड़ा लो. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सुनो, एजीएम का नोटिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता. एनुअल रिपोर्ट में जो बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती. अरे बावलो, ढंग से सुन लो, एमसीक्यू में पटक के दे देगा वो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वहां कहां भगते फिरोगे, तुमको यही समझना पड़ेगा. हर हर कदम पे बम है यहाँ. तो एक सेंटेंस लिखा और बम. तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन आ गया? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, SOC, statement of cash flow, and notes to the accounts and significant accounting policy. That clear? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते? आओ, why we are preparing financial statement? भाई साहब क्या बताएं. देखिए ऐसा है कि अब मैं मान लेता हूँ, मान लेते हैं आपके पिताजी ने आपको कहा, आपने आपके पिताजी को कहा कि यार पापा एक काम करो, 10 लाख रुपए दो. क्या करेगा? स्टार्टअप. आजकल बाप लोगों को एक नया टेंशन हो गया कि यार ये खड़ा होके नहीं बोलते कि स्टार्टअप डालूंगा, क्योंकि स्टार्टअप में कैश को बर्न करेगा. और मेरे कैश को बर्न करेगा जब मैंने हार्ड कोर कमाया हुआ. फिर भी पिताजी ने माना, आपको बोला कि 10 लाख रुपए मैं दे देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. अरे क्या पापा अकाउंटिंग क्या करना, पागल समझते हो क्या? अकाउंटिंग करने से कोई ग्राहक आता है क्या? दुकान खोलूंगा मस्त, सारे जो है गिफ्ट आर्टिकल और ग्रीटिंग कार्ड की दुकान खोलूंगा. क्या हैपनिंग क्राउड आएगी मेरे यहाँ एकदम, वैलेंटाइन डे के गिफ्ट्स और ये और वो, मतलब जबरदस्त. खोल दिया आपने एक दुकान, हर चीज गैलरी टाइप, जहाँ सारे गिफ्ट आर्टिकल और मतलब बाबू बेबी के सारे गिफ्ट्स जो होते हैं उनको सजा के रख दिया गया और 10 लाख रुपए उसमें लगा दिए गए. पिताजी 2 महीने बाद आया, आपसे पूछा क्या बेटा कैसा चल रहा? बोला देखो गले में पैसे, झांक के देखो, यार गले में बहुत बड़े पैसे. गुड. अकाउंटिंग कर रहा है? फालतू बातें मत कर. अकाउंटिंग से क्या होगा? ग्राहक आएंगे क्या? धंधे पे दिमाग लगाऊं कि अकाउंटिंग करूं? नहीं होगी. 3 महीने बाद फिर पिताजी आए, और भैया कैसा क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया. आज गल्ला खोल के नहीं दिखाओगे? नहीं है, मतलब ओके. अकाउंटिंग कर रहे हो? अरे यार पहले ही ग्राहक मंदी में आ रहे हैं. अरे भी आप और कहाँ अकाउंटिंग कर रहे हो? 1 साल बाद भी आपने अकाउंटिंग नहीं की और आप पिताजी के पास पहुंचे कि सर वो 20,000 रुपये हो तो बिजली का बिल भर दूं. पिताजी ने कहा 20,000 रुपये तो देंगे, लेकिन तुम पहले निकालो तुम्हारा अकाउंट. अकाउंट बना के आप पिताजी के पास ले गए. पिताजी आपने कहा था 10 लाख रुपए दिए हैं, तू नहीं कमाएगा. आपके बेटे ने कमाए हैं पूरे 60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट. पिताजी ने कहा वाह यार, तूने तो खानदान का नाम रोशन कर दिया रे. 10 लाख रुपए पे कितना प्रॉफिट लाया तू? और तू सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वहां बैठा रहता है ना. दिन भर चौकीदारी कर रहा है, जमाने को तनख्वाह बांट रहा है, ये वो, और ये लेके आया 60,000. साले 10 लाख रुपए बैंक की एफडी में रख देता तो 60,000 रुपए का इंटरेस्ट था, तो दिन भर दाल बाटी खा के सोता. बंद कर दुकान, बेच सारा माल, बाहर हो. हाँ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसके बाद एक प्रोपराइटर को समझ में आया कि
कि दादा अपने को बिजनेस आगे लेके जाना है या नहीं जाना। ओ भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको हेल्प कर रहा है? सबसे पहले तो प्रोपराइटर को। क्या हेल्प कर रहा है प्रोपराइटर को? भाई बिजनेस आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं। ओके। पार्टनरों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है क्या? क्यों दादा? पार्टनर लोग हर ईयर एंड पर प्रॉफिट निकाल के आपस में बांटेंगे भी तो सही, और बांटने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लगेंगे ही ना। अरे हेलो, शेयर होल्डर्स को कोई मतलब है क्या? अरे भाई साहब, एनुअल जनरल मीटिंग के 4 एजेंडा में से एक एजेंडा है एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय शेयर होल्डर। भैया हर साल शेयर होल्डर आते हैं, देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साला कैसा धंधा किया है, पूरा इवेल्युएशन करते हैं, जनरल मीटिंग में रखे जाते हैं, अकाउंट्स अप्रूव होते हैं। बहुत जरूरी है शेयर होल्डर को। एम्प्लॉयज को जरूरी है क्या? बिल्कुल। एम्प्लॉय यूनियन ये देखती है कि कितना प्रॉफिट कमाया, इंसेंटिव इंसेंटिव प्रोपोर्शन में है कि नहीं, अपना आगे भविष्य है कि नहीं है। तो एम्प्लॉय और वर्कर्स भी देखते हैं भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन नहीं देखता? ट्रस्ट के ट्रस्टी ले लो, सोसाइटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले लो, सोसाइटी के मेंबर ले लो। अरे भाई साहब, भयंकर लोग हैं जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बेताब हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए और हम देखें क्या हुआ है। उसके बाद आपका बिजनेस अगर बढ़ा तो फिर आप सोचोगे कि वैरायटी बढ़ाई जाए। वैरायटी बढ़ाने जाओगे तो आप सोचोगे कि यार अब वैरायटी कैसे बढ़ाऊं, पैसे लग जाएंगे। आप क्रेडिटर के पास जाओगे और क्रेडिटर से बोलोगे कि भैया 3 महीने का पीरियड तो दो यार, 3 महीने की उधारी तो दो यार। वो बोलेगा यार दादा तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आके दे दे यार, तो फिर मैं तेरे को उधारी पे दे दूँ। और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो हम बैंक के पास पहुंचेंगे। हमने कहा बैंक बैंक जरा ये बताओ, हमारे जैसे व्यापारी को आप लोन देते हो क्या? यार बैंक के लोन देना ही हमारा धंधा है, आपका स्वागत है, आइए। अरे कितना लोन दोगे यार? अरे भाई साहब, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ तो हम बताते हैं कि आपको कितना लोन देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को एक आइडिया दो कि कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो कितना लोन मिलेगा। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैंक। ओके। गवर्नमेंट आई, एक दिन हम निकल के गए, जीएसटी ऑफिस दिखा। यार अपन भी तो धंधा करते हैं। अंदर गए, हमने कहा भाई साहब हम भी धंधा करते हैं यार, हमको जीएसटी देना चाहिए। हम भारत के रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। आप हमको बताओ कि क्या हमको जीएसटी लगेगा? उन्होंने कहा तुम्हारा टर्नओवर कितना है? बोले सर अभी मेरा 18। आप ही बता दो कि कितने टर्नओवर पे? उन्होंने कहा 20 लाख के ऊपर का हो तो रजिस्टर। हाँ 20 तो है ही नहीं हम। तो वो मान लेगा कि तुम्हारा 20 नहीं है। तुमको प्रूव करना पड़ेगा ना। किसी दिन जीएसटी वाले आ गए तुम्हारे कि क्यों रे अनरजिस्टर्ड डीलर है तू? बोला हाँ। टर्नओवर कितना है? बोले टर्नओवर आपको कितना लगता है? बोले मेरा तो 18 है। मानेगा फाइनेंशियल स्टेट तुम्हारे कहने से अपना तो 18 है, ऐसे तो काम चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आएगा, अरे तुम्हारी दुकान बहुत चलती है इसके बारे में, तुम्हारा पैन नंबर में तो कोई डिटेल ही नहीं आती है और ना तुम्हारे एआईएस में कुछ आ रहा है। तुम साला करते क्या हो? सारा धंधा कैश में कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, बोले सर हमारी इनकम ही नहीं है। हम कैसे माने? लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनका कहना है कि वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, उनको कंपनियां खोजनी है जिन कंपनियों में वो इन्वेस्ट करें। उनको म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। पूरे असेट मैनेजमेंट कंपनी समझते हो? म्यूचुअल फंड के अंदर जो ढेर सारी असेट्स का, ढेर सारे शेयर्स कंपनीज का पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, उस पोर्टफोलियो को
मैनेज करने के लिए जो कंपनियां होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, रोज वो किसी न किसी कंपनी के शेयर बेचती है, किसी न किसी खरीदती है। तो ऐसे थोड़ी खरीदती है टॉस करके कि आज कौन सी खरीदे, बोले क नाम वाली आज खरीद लो, ख नाम वाली परसों खरीदेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। दे नीड टू हैव अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भी करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी करती हैं। इन ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी तो इसलिए है क्योंकि इतने सारे क्या हैं, यूजर्स। और ये यूजर कौन से हैं, एक्सटर्नल। और ये यूजर्स कौन से हैं, इंटरनल। यानी इंटरनल यूजर भी हो गए और एक्सटर्नल यूजर भी हो गए। और ये यूजर क्या यूज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेट। अब अपने तो इंडियन है, सुपर भेरू, कुछ भी कर जाए, जुगाड़ में नंबर 1, सब दूर पता करके आ गया शाणा व्यापारी। अब आया अपने अकाउंटेंट के पास, बोले अकाउंटेंट महोदय बोलो यार 5-6 बैलेंस शीट P&L तैयार कर दो। 5-6 क्यों, एक ही बना के 5 कॉपी कर लेते। समझ जरा आराम से, एक अपने को बनानी बेहतरीन, ऐसी शानदार बैलेंस शीट और P&L कि क्रेडिटर बोले कि आपको क्रेडिट की क्या जरूरत है। ऐसी शानदार बना कि बैंक बोले कि आप तो हमको लोन दे दो सर, आपका लोन लेने आगो, चलो ले लो कोई बात नहीं। एक ऐसी भूखी नंगी बैलेंस शीट बना भिखारी टाइप की कि गवर्नमेंट को अपन दिखाए जाके, तो गवर्नमेंट कहे कि दादा आप टैक्स देने कहाँ आ गए, आपको कोई ग्रांट वांट चाहिए हो तो देने। एक और बैलेंस शीट बनाए, जितने रिटायर्ड लोगों के वीआरएस में पैसे आए ना, इनको ऐसी बैलेंस शीट बना के दो कि सब अपने शेयर में पैसा डाल दें। जिसको जैसे टेस्ट की बैलेंस शीट चाहिए उसको वैसी पकड़ाएंगे अपन। तो मैं तो कोर्ट में रख के ले जाऊंगा 4-4 बैलेंस शीट, आवाज करो वो वाली बैलेंस शीट आपके सामने, जंगल राज हो जाएगा भाई साहब। जिसको जैसी चाहिए, अभी मैं तुमको बोल दूं कि तुम्हारे अरमानों की बैलेंस शीट बनाओ तो तुम ही बना दोगे, नहीं बनाओगे। मैं बोलूं तुम्हारे अरमानों का बिजनेस और तुम्हारे अरमानों के बिजनेस की बैलेंस शीट, तो 2-4-5 तो रुकेंगे ही नहीं, वो चालू ही ऊपर से करेंगे ब्रैकेट, रुपीस इन बिलियन। भले जीरो नहीं मालूम है बिलियन में कितने होते हैं, पर लिखेगा आदमी बिलियन। और बैलेंस शीट तो मिला के ही दोगे, यहाँ तो मिल जाएगी ना तुम्हारी, यहाँ भी डिफरेंस की बैलेंस शीट दोगे, यहाँ की तो मिल जाएगी। अब कोई भी किसी की भी बैलेंस शीट उठा के ले जाए, क्या फर्क पड़ता है। कुछ तो इतने बड़े वाले होंगे, बोले एक काम कर, किसी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो, उसका नाम हटाओ अपना लगाओ, चलो बैंक, बोले बैंक ये बैलेंस शीट लोन दे दो। नाउ इम्पॉर्टेंट इज, इतना क्यों हंस रही है, देखो हंसना एक नेचुरल प्रोसेस है। अब तेरे को नहीं आ रही कोई बात, उसको हंसने दे, वो तो ऐसे ही हंसती, वो वहां पीछे बैठ के भी हंसती है, अभी थोड़ी देर बाद सो जाएगी, एकदम हाइपर है वो, या तो वो हंसती रहेगी या फिर वो सो जाएगी। नाउ अभी हंस रही है तो अभी हंसने के फेज में, चलो कोई बात नहीं। तो इतने सारी बैलेंस शीट्स आप अगर लेके आ जाओगे, अब साहब जी इसमें 12वीं मार्कशीट बजटेड ऑफिसर साइन नहीं करे हैं, तुम लेके जाओ तुम्हारा वो 12वीं की 98% की मार्कशीट, और किसी को दो, दिस माई मार्कशीट, बोलेंगे गजेटेड ऑफिसर के साइन लाओ, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। हम झूठ बोलेंगे, सिस्टम है, चुपचाप जाओ देख के आओ। अब तुम्हारी 12वीं के 98% की मार्कशीट को तो कोई वेटेज दे नहीं रहा बिना गजेटेड ऑफिसर के साइन के। ये बिजनेस की मार्कशीट तुम जैसी चाहो वैसी दे दो किसी को भी, और तो फिर क्या करें, एक काम करो, या तो पूरे देश को कॉमर्स सिखाओ, हर आदमी को कॉमर्स पढ़ाओ, उसको बैलेंस शीट पढ़ना सिखाओ, टैक्सेशन सिखाओ, जीएसटी सिखाओ, सब सिखाओ। तो क्या सबको सीए बनाओ, नहीं नहीं सबको नहीं बनाओ। हाँ तो ठीक है, फिर नीड पैदा हुई कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दूसरा भरोसा करेगा कैसे। तो कहा कि एक प्रोफेशनल पैदा करो,
क्या पैदा करो? जिसको अकाउंट्स का बेहतरीन नॉलेज हो, टैक्सेशन बढ़िया हो, कॉस्टिंग वॉस्टिंग आती हो, है ना, जीएसटी का पूरा नॉलेज हो, और कंप्यूटर में कोई उसको बेवकूफ नहीं बनाते कि ईआरपी तो ऐसे ही होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग मालूम हो उसको, है ना, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज का उसको नॉलेज हो, उसको पता पड़े कि कोई मामू तो नहीं बना रहा, इकोनॉमिक्स का उसको नॉलेज हो, बिजनेस लॉस का उसको ऐसा पुरोधा तैयार करो सर कि बैलेंस शीट देखने के बाद बोल दे कि बैलेंस शीट सही है कि गलत, और अगर वो कहते कि बैलेंस शीट सही है तो सारी दुनिया विश्वास करे कि बैलेंस शीट सही है, और वो कह दे कि बैलेंस शीट सही नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उसको यूज नहीं करेगी। आप ऐसा पैदा करो प्रोफेशनल। तब 1949 में संविधान बनने से पहले द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया और पैदा किया एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंट। ये एकमात्र बंदा है जिसके सिग्नेचर पर रिलायंस की बैलेंस शीट से लेके कॉलोनी के किराने वाले जो कोने पे बैठा है ना उसकी बैलेंस शीट तक साइन के बिना 15 लाख कंपनियां, 50 लाख फर्में और 1.5 करोड़ लोग दूसरे सोसाइटी सोसाइटी सब मिला के, ये सब लोग मिलकर हमारे कंज्यूमर हैं, और हम गिनती में हैं सिर्फ 3.5 से 4 लाख के बीच में। अब अगर कोई बोले कि सीए का स्कोप नहीं है, लपड़ मार देना, चिंता मत करना। और ये तो मतलब तो बैलेंस शीट पे साइन करेंगे क्या? बिल्कुल एक्सीडेंटली यू आर इन अ वेरी गुड कोर्स। हाँ, आपकी बैलेंस शीट पे सिर्फ नेशनली नहीं, इन्फोसिस को अगर जाना है यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए साइन चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद ही वहां जाएगी बैलेंस शीट। कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, अवर सिग्नेचर इज, आई वांट टू गो फॉर अ जॉब, जाओ ना, तुम वो बनाओ जो हमें चेक करना है, क्योंकि वो बनाने वाला भी तो चाहिए जिसको हम चेक कर सकें। बनाएगा कौन? अरे वो नहीं बना पाएंगे, ये तो पूरी इंडस्ट्री हमारी है, बनाएंगे भी हमारे ही लोग, चेक भी करेंगे हमारे ही लोग, बनाना उनके बस में नहीं है, चेक करना उनकी अथॉरिटी नहीं है। तो सर मैं एक काम करूंगा, मैं एक कंपनी में जॉब करूंगा, वहीं बैलेंस शीट बना के उसी को साइन भी कर दूंगा, तो मैं ही मेकर मैं ही चेकर। जब भाई साहब एक काम कर, फिर तू तेरा ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बना ले, खुद ही एग्जाम ले, खुद ही पास हो जाए और खुद ही को बना दे सीए। गजब कर रहे हैं यार। आइदर यू कैन होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और यू कैन गो इन जॉब। आप जितने भी लोग जॉब में जाओगे उनमें से आधे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे एज एन सीएफओ, सीएफओ बनोगे। कुछ लोग इस फील्ड में नहीं जाओगे, कुछ लोग जाओगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, वहां जाकर म्यूचुअल फंड कौन से खरीदना कौन से नहीं खरीदना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने की कुवत भी तो सीए के पास है, और कौन है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते भी सीए ही है, वही डिसाइड करते हैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है किस कंपनी में। साला पूरा खेल ही अपने पास है, बनाए भी अपन, ऑडिट भी अपन ही करें। हेलो, तो ये दिस ऑल इज विद अस ओनली, और कोई नहीं है, सारी इंडस्ट्री हमारे ही आसपास है। तो अब आप समझो, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस रोल में रहना चाहते हो बाद में। हेलो, कुछ समझ में आया? आप सुनो, हमारे साइन हुए, हमारे अगर साइन हुए तो बैलेंस शीट, और हमारे अगर साइन नहीं हुए तो बैलेंस शीट। चार्जर लेके आ मेरा, तो यहाँ तो हमने सहायता करना ही गड़बड़ है। का चार्जर नहीं है तो मेरा उठा के ले गया, मैं 1% पे भीख मांग रहा हूँ यहाँ ना। सारे मेरे दीपक सर चार्जर ले आपका दे दो, आपका तो 28% है, बताओ ये 28 और फिर ला के दे ही नहीं रहा है।
नाउ इंपॉर्टेंट इज कि आपने बैलेंस शीट पे साइन किया और आपने बैलेंस शीट पे साइन नहीं किया, इन दोनों बैलेंस शीट में अंतर क्या है? एक को ऑडिटेड कहते हैं, एक को अनऑडिटेड। अरे वो नहीं हमें यार, लोग विश्वास नहीं करेंगे और लोग विश्वास करेंगे, यही ना? ओके, लोग विश्वास करेंगे और लोग विश्वास नहीं करेंगे। मतलब मेरे सिग्नेचर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अबे हाँ कि ना? मेरे सिग्नेचर से यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा बबलू। इसी को कहते हैं अश्योरेंस। नहीं आया समझ में? अब तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्लियर हुआ। क्या नाम है? ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग करेंगे तो बस समझ में आया। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, ऑडिटिंग करेंगे एश्योरेंस मिलेगा। और अश्योरेंस किसको चाहिए? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो अब आप क्या नया पढ़ाने आए हो सर? आपका सब्जेक्ट क्या है? भेलपुरी। सारे सब्जेक्ट्स की तुमको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मेरे ही लिए पढ़ाया जा रहा है। अकाउंटिंग इसलिए पढ़ाई जा रही है कि अगर अकाउंटिंग ही करते नहीं आई तो ऑडिटिंग करोगे कैसे? कॉस्टिंग इसलिए पढ़ाई जा रही है कि अगर कॉस्टिंग आई ही नहीं तो ऑडिट कैसे करोगे प्रोडक्शन का? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कंपनी अपनी स्ट्रेटेजीज को गोइंग कंसर्न मेंटेन करने में लगा पाएगी कि नहीं लगा पाएगी, ये कौन बताएगा? सो दिस ऑल थिंग्स, ये जितनी भी चीजें हैं, these all have to be collectively used by चार्टर्ड अकाउंट। इनकम टैक्स का नॉलेज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि टैक्स ऑडिट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कहता है, हे चार्टर्ड अकाउंटेंट जरा बताओ, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिसीट रखने वाले इस बंदे ने जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना के दिया है उसमें जितने अलावेंसेस और डिसअलावेंसेस है वो सही तरीके से लिए कि नहीं लिए? तो सारे अलावेंसेस डिसअलावेंसेस आपको इसीलिए तो पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं तो चेक क्या करोगे? जीएसटी वाला बोलता है ऑडिटर जरा ये तो बता कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सही ले रहा कि नहीं ले रहा, भलती इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं ले ली। जीएसटी में कंपोजिट डीलर का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो इतने सारे फॉर्म भरे, सही भरे नहीं भरे, जानकारी सही दे रहा नहीं दे रहा, देख के बता जरा। जीएसटी पढ़ाया जा रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट के एश्योरेंस के लिए। इनकम टैक्स पढ़ाया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एश्योरेंस के लिए। कंपनीज एक्ट पढ़ाया जा रहा है, कंपनीज एक्ट के एश्योरेंस के लिए। बैंक पढ़ाया जा रहा है, बैंकिंग के एश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस पढ़ाया जा रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। You are being taught here just to evaluate financial statements of divergent entities having divergent businesses। सेबी रूल पढ़ाएंगे, सेबी एक्ट पढ़ाएंगे, अभी फाइनल में जब आप आओगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ाएंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल के एक्ट पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे भैया? क्या ऑडिट कैसे हो? तुम्हारी और एमबीबीएस की पढ़ाई में सिर्फ एक अंतर है कि तुम आर्टिफिशियल पर्सन्स के डॉक्टर हो और वो नेचुरल पर्सन्स के डॉक्टर। आर्टिफिशियल पर्सन के ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, लॉ है, कॉस्टिंग है, इकोनॉमिक्स है, स्ट्रेटेजीज है। अगर ये सब सही रही तो वो आर्टिफिशियल पर्सन जिंदा रहेगा और उसमें लोग पैसा डालेंगे, नहीं तो उसके पटिया उलाट हो जाएंगे। हमको क्यों लाया गया पिक्चर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, दैट दिस गाय इज गोइंग टू टेल अस what is the financial health of this artificial person. Hello, a very important role of all chartered accountants. Now, I'll show you the whole profession within 2 minutes.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ व्यापारी इनकम टैक्स पड़ा हुआ नहीं है। उसका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी हम बना के देते हैं और हम उसे एडवाइस करते हैं कि भाई इतना टैक्स भर दे, और जहां जहां हम प्लानिंग से उसका टैक्स बचा सकते हैं हम बचा देते हैं। ये हमारा एक रोल है। तो इंडिया के टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हमारे बिना काम ही नहीं होता। जीएसटी, सामने दुकान पे बैठे लोगों को जीएसटी के प्रोविजंस नहीं मालूम है, वो हमें मालूम है। उनके महीने भर के जीएसटी की सारी डिटेल कंप्यूट करके हमारे ऑफिस से जाती है, हर महीने रिटर्न बढ़ता है, जीएसटी का कलेक्शन होता है, आईटीसी वो लेते हैं। कंपनी लॉ में उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। सामने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर को बुला पूछो आपको कंपनी लॉ मालूम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मालूम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो कि नॉन एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव हो, बता ही नहीं पाएगा कि मैं कौन। मैं डायरेक्टर तो हूँ यार यहाँ पर, मालूम नहीं कौन सा। तो कौन बताएगा उसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे। तो अब आपको ये रोल डिसाइड करना है कि आप इस करियर में किधर जाना चाहते हो। हेलो सर, आप किधर हो? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं किधर हूँ? मेरा एक बहुत डिफरेंट एरिया है। मैं इधर एकेडमिक्स में हूँ, 4 बजे के बाद मेरा ऑफिस शुरू होता है, एंड आई एम गिविंग ओनली ओपिनियंस। आई एम एक्सप्रेसिंग ओपिनियन टू वेरियस पर्सन। बाकी मेरी जो छोटी मोटी प्रैक्टिस है वो अपनी जगह है। माई मेन प्रैक्टिस इज टू गिव ओपिनियन। ओपिनियन देने की ही प्रैक्टिस है। अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अलग अलग जगह फंस जाते हैं तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं, तो एक्सपर्ट ओपिनियन देने का काम, ये भी एक अलग काम है, बट इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो आपको लॉ रिलेटेड ओपिनियन चाहिए, लाइक कंपनी लॉ रिलेटेड ओपिनियन या इंडस्ट्रियल लॉ रिलेटेड ओपिनियन, तो वो हम लोगों का है, हमारी फर्म का है। तो आई एम इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि इस प्रोफेशन के साथ वही एक सूटेबल प्रोफेशन हो सकता है। तो दैट इज देयर। इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज है, एक बार बन जाओ बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पैकेज वैकेज तो भूल भाल जाओ, एक ओपिनियन दे दो, 3 घंटे 4 घंटे लगा के 50,000 चित। क्या करना है आपको? जो ये पैकेज वैकेज के पीछे दौड़ रहे हैं लोग, मैं बता दूं आपको कि कुछ नहीं रखा है। 10 साढ़े 10 लाख रुपए का पैकेज क्या है? तुमसे 10 साढ़े 10 लाख का काम करके वो 15-20 करोड़ कमाएगा। एंड यू योर सेल्फ यू कैन डेवलप योर प्रैक्टिस एंड कम अहेड। आप आगे आ सकते हो। बैलेंस शीट में, किसी भी एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट फीस का फिगर देख लेना। अभी एक बैलेंस शीट परसों मेरे पास आई थी, उसकी ऑडिट फीस का फिगर ही 18 लाख था। सिंपल गुजरात स्टेट की कोई बैलेंस शीट थी, ऑडिट फीस थी उसकी 18 लाख। 18 लाख रुपए तो उस फॉर्म को एक ही बार में मिल रहा। कहा 10.5 का पैकेज पे रो रहे हो तुम? खैर, चॉइस आपकी कि आपको क्या करना है, बट दी प्रोफेशन इज ओपन इन एवरी फेसेस। अभी अपन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जब आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी आफ्टर योर जस्ट एग्जाम, ये सब्जेक्ट वहां के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब आप जैसे ही ऑफिस में जाओगे आपको बोलेंगे एक्स लिमिटेड के ऑडिट पे जाओ। अब एक्स लिमिटेड का ऑडिट करना कैसे? सब्जेक्ट तो आपको सब पढ़ा दिए, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन वो कहाँ आता है? ऑडिट। इसलिए सब, अब मेरा टैक्स सही नहीं है, मतलब मैंने तो अकाउंट के एग्जामिशन की तैयारी करी, तो मैंने टैक्स ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने तो ला भी ढंग से नहीं पढ़ा। तूने जो जो ढंग से नहीं पढ़ा वो सब यहाँ आएगा। तो ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट अलूफ, एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है कि ये अपने आप में काम हो जाएगा। आप इसके चैप्टर के नाम भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग है। अच्छा, पढ़ना कैसे है? गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सब कुछ स्टडी मॉड्यूल है। आपको मेरा मंत्र मालूम है? 5 कलर की 5 किताबों को एक बार पढ़ने की बजाय एक कलर की एक किताब को 5 बार पढ़ोगे, पास हो जाओगे। और मेरी कॉपी आपके पास है ही, उसमें सहायता करने के लिए। नोट्स वोट्स नहीं दोगे क्या? आप मेरे नोट्स मेरे ऊपर तो नहीं हो सकते ना, जैसे वो चिंदे आपको पकड़ाए थे।
बिजनेस लॉ में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कभी वो इम्पोर्टेंट हो पाए क्या अपने लिए? तो एक बुक दी है आपको अकाउंट ऑडिटिंग की, कभी जरूरत लगे तो पढ़ लेना। पर क्या है, नोट्स नहीं देते, नहीं ये लो भैया, कॉपी में बनवा रहा हूँ ना, वही नोट्स जो यहाँ बनाओगे, रोज बैठ के बनाओगे, वही नोट्स। गॉट इट? उसके अलावा आपको बुक दी हुई है, बुक में सब दिए हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं देखूंगा, डिस्कस करूंगा अलग अलग। पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल आपको दिए हुए हैं। ऑडिटिंग के मॉड्यूल आज निकालना, वो बेचारे नीचे दबे हुए हैं, वो आपको बोल रहे हैं हमें भी निकाल लो। आपने कहा भी वो पढ़ाएगा दड़ियल तब निकालेंगे, तो आज वो आ गया है समय, उनको बोलना है कि वो आ गया दड़ियल पढ़ाने, निकाल लेना उन 3 को, अगरबत्ती लगा लेना बढ़िया, टेबल पे जमा लेना, तीसरे वॉल्यूम को वापस नीचे रख देना, क्योंकि वो तीसरा वॉल्यूम रेफरेंस के लिए है। वो आपको बोलते हैं कि अगर इन 2 वॉल्यूम में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो तीसरे वॉल्यूम में देख लो, उन 2 वॉल्यूम में एक लाइन भी समझ में नहीं आती तो तीसरा वॉल्यूम कोई काम का नहीं है। तो वो मैं हूँ, तीसरा वॉल्यूम आपके लिए मैं हूँ, तो उस तीसरे वॉल्यूम को तो रख देना बिल्कुल अलग। बचे कितने? 2। पहला वॉल्यूम 50 मार्क्स का आता है, दूसरा वॉल्यूम भी 50 मार्क्स का आता है, बिल्कुल डिवीजन है। अगर आप ये सोच रहे हो एक कर लूं दूसरा छोड़ दूं, वैसे ही 50 नंबर आते हैं, आप कितने आएंगे वो आप देख लेना। तो दोनों वॉल्यूम पढ़ना। तो अब आप कितना समय लोगे सर इसको पढ़ाने? और कितनी? 110 घंटे लूंगा मैं सब कुछ कवर करने में। अब तुम यहां से गिन लो, 110 आवर्स आई एम गोइंग टू टेक। बाद में 1.5 घंटे का भी हो जाएगा लेक्चर, अभी जैसे आपके थोड़े बहुत इधर के सब्जेक्ट खत्म होंगे, बाद में 1.5 घंटे का हो जाएगा, बट आई एम गोइंग टू टेक यू 110 आवर, प्लस माइनस 10, प्लस तो नहीं होने दूंगा, -10% हो सकते हैं, दैट कैन बी -10%, ऑडिटिंग में +10% तो नहीं होगा, -10% हो सकते हैं। सो मान के चलिए अभी क्या चल रहा है, मई खत्म ही हो गया, ये तो मई के जितने दिन है इतने तो टेस्ट मान लो। चलो बचा क्या? जून, जुलाई, अगस्त, बस सितंबर, सितंबर तो नहीं, एग्जाम देना कि नहीं देना? चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको राखी के पहले तक यहाँ से बरी कर दें। जो लोग बाहर जाने वाले हैं वो जा सकते हैं, आखिरी के 8 एक दिन अगर कुछ बचता भी है तो दे कैन गो फॉर वीडियोस, लेकिन मेरी इच्छा ये रहेगी कि आप पर्सनली पढ़ना। दूसरी बात, बहुत खतरनाक, सबसे बेंडी बात जो ऑडिटिंग के अंदर है, कि आखिरी के 15 दिन में मैं जो पढ़ाता हूँ, लास्ट 15 डेज, वो लास्ट 15 डेज जो हम पढ़ते हैं वो कम से कम 20 मार्क्स का आता है, और वही 20 मार्क्स लोग वहां जाके अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, क्या बहुत पढ़ लिया इतना, तो वो 15-20 नंबर का है आखिरी में। तो वो पहले पढ़ा दो, वो पहले नहीं पढ़ा सकते, इतना पढ़ाएंगे तो वो समझ में आएगा, वो नहीं पढ़ा सकते पहले, इसलिए अदरवाइज मैं पढ़ा देता। तो आप मुझे ये वादा करो कि क्या 15 मिनट आप पढ़ने को तैयार हो? सर आपके बच्चों को कोई मार्क्स वार्क्स आए क्या? आए ना, 84, 86, 29, 23, तो जैसे आप लाना चाहो वैसे ला सकते हो, मेरे कह देने से कौन से मार्क्स आ जाने वाले हैं? तो मेरे कहने से नहीं आएंगे, वो आपके करने से आएंगे। तो अब आप बिल्कुल ध्यान रखो, आपको 15 मिनट देने, बाकी मेरे ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं, और टेस्ट सारे देने। देखो इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, 100% सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं आपको, इसमें से 20% लोग अपने मिसमैनेजमेंट के कारण इस क्लास को छोड़ेंगे। आप फिर बता दूं, मैंने पहले भी बताया है, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये पहली स्टेज, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है इसलिए मैं घर से कर रहा हूँ, दूसरी स्टेज, मैं एक सब्जेक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ बाकी पे कम, तीसरी स्टेज, मैं सेकंड ग्रुप नहीं कर रहा हूँ, चौथी स्टेज,
मैं फर्स्ट ग्रुप के एक सब्जेक्ट पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ 5वीं स्टेज, और मैं अब फर्स्ट ग्रुप 3-6 महीने बाद ही दूंगा, अभी और तैयारी करके फिर बहुत दूंगा, ये आखिरी स्टेज, और उसके बाद मैं सीए नहीं कर रहा हूँ, इज द लास्ट स्टेज। अब आप कहाँ हो देख लेना, वापस बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ आपको, ये स्टेजेस हैं आउट होने के, अब आप देख लेना कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन घबराहट होगी ऑडिट में, आखिरी तक जो संदेश आते हैं उनकी जिंदगी में आपको देना चाहता हूँ। लास्ट के जो संदेश आते हैं ना, बिल्कुल एग्जाम के एक दिन पहले, एक लड़की बोल रही थी, मुझे तो लग रहा है मैं सब भूल गई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा सब याद आ जाएगा, विश्वास रखो। पेपर दे के आने के बाद, अच्छा गया सर पेपर, फिर एक मुस्कुराहट। तो ऐसे ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास है। तो जो भी नर्वसनेस होती है, भूलना भूलना होता है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। रोना आएगा, लगेगा कि ये छोड़ दें, लगेगा कि वो कर लें, पर आप डटे रहो, कुछ नहीं होगा, सब पास होंगे, कोई टेंशन नहीं, पूरी पूरी क्लास पास नहीं होगी, लेकिन लेकिन जो मेहनत करेंगे वो पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो मेहनत करने के लिए तैयार? दम नहीं दिख रहा है। अभी तो सोचेंगे क्या करें, दूसरा करें, दो ग्रुप करूं, एक, अच्छा आदमी को दो ग्रुप नहीं करना है, तो वो है ना इंडोर्समेंट चाहता है जमाने में, जा जाके मैं तो दो नहीं कर रहा हूँ तो एक करूँ, क्या बोलता है तू कर लूँ एक, मैं दो एक कर लूँ। एक तो साला तुम खुद तो साले जो भी हो, तुम दूसरे को क्यों इधर उधर कर रहे हो? और कोई भी ऐसा बंदा है ना कि यार मेरे को एक राय देना, मैं दो की जगह एक करूँ, लपड़ मार देना उसको, मेरे से मत पूछ, मैं बहुत ग्रुप दे रहा हूँ, मेरे से मत पूछ, खुद का डिसीजन है खुद लो। बार बार रोज आके टोच टोच करके मैं एक दे रहा हूँ, मैं एक दे रहा हूँ, नहीं होता है, नहीं सकता है, तो मत दो, दूसरे को तो देने दो। वो चाहते हैं कि उनका रूममेट भी एक पे आ जाए, क्यों आए भैया, हम में है दम। चलो, सो कल से आपकी कॉपी अलग रहेगी भैया, कितनी, 200 पेज की, 150। आपको अगर छोटी छोटी बनाना है तो आप बना सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वाइज बनाना तो यूनिट वाइज बनाओ। इसमें पहले मॉड्यूल में 8 यूनिट है, और सेकंड मॉड्यूल के अंदर 8 और 5, 5 यूनिट सेकंड मॉड्यूल में, 5 यूनिट और 8 यूनिट। 8 यूनिट को करने में अपने को 70% टाइम लगता है, और 5 यूनिट को करने में बाकी का 30%। ये एक टोटल रहेगा आपका। चलिए।